गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है दोस्तों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है। आई होप आप एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार है। जैसे ही आपको मेरी आवाज आए एक बार आप प्लीज कंफर्म करेंगे आप सब तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबको वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आज एक बहुत खास दिन है हमारे देश के लिए। आई होप आप सुबह जल्दी उठे होंगे और आपने जो परेड वगैरह हुई थी वो सब देखा होगा। एंड नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बट आई होप आपको पता होगा 26 जनवरी को ही ये दिन क्यों मनाया जाता है। कल की क्लास के एंड में मैंने वो डिस्कस भी आप लोगों के साथ करा था। खैर, हम चलते हैं आगे और आज का पूरा स्केड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आज आपकी 3 क्लासेस होनी है, ये आपको पता होना चाहिए। एक क्लास आपकी होगी 5 से लेकर 7 बजे। उसके बाद एक क्लास आपकी होगी रात को 10 बजे से लेकर करीब 11:30-11 बजे के आसपास तक चलेगी। बाकी ऑफिशियली एक क्लास वैसे 10 से 12 बजे तक है, ठीक है। इसके अलावा एक क्लास आपकी जो है 8 बजे है। दिस इज अ स्पेशल क्लास। जो रेड से आपको दिख रही है ये प्लस क्लासेस है, ठीक है जी। दीपक जी, अभी एक पुराना कोर्स मैंने करा रखा है आर्ट एंड कल्चर का, आप उसे पूरा करेंगे। बाकी अभी के लिए आर्ट एंड कल्चर मैंने प्लान नहीं करा है, तो पिछले वाले को अच्छे से आप लगा लीजिए, ठीक है। ये आपका आज का पूरा स्केड्यूल है। और इसके अलावा जो क्लासेस हैं अभी आपको शो नहीं हो रही, वो क्लासेस आपको अगले हफ्ते तक यानी मंडे तक शो होगी। अभी तो 2 दिन की जो है ये वीकेंड आ गया। आज रिपब्लिक डे है, कल वीकेंड, कल परसों से वीकेंड आ गया, तो मैं मंडे या ट्यूसडे तक आपको क्लासेस जो है विजिबल करा दूंगा, ठीक है। बाकी कितनी क्लासेस ऐड होंगी, आई थिंक 1 और 2 इतनी ही क्लासेस ऐड होंगी, जहां तक 2 क्लासेस में ऐड कराऊंगा अगर पड़ी नीड तो। वो 2 क्लासेस भी क्यों ऐड करानी पड़ रही है, आई विल एक्सप्लेन। देखिए, अभी क्या हो रहा है, बिकॉज बीच में ये लैग आ रहा है, काफी सारे इश्यूज हो रहे हैं, उस वजह से क्या है पर क्लास कंटेंट थोड़ा कम कवर हो पा रहा है। बिकॉज अगर मैं अपनी स्पीड पे चलूंगा तो उसमें आपका नोटिंग वाला पार्ट छूट जाएगा, जो मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, बिकॉज ऑफ पीडीएफ भी आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा स्लो पढ़ाया जा रहा है पिछले करीब 7-8 दिन से। और पर क्लास कंटेंट कम होने की वजह से वो 1 या 2 क्लासेस ऐड हो रही है। अदरवाइज मेरे प्लान के हिसाब से हम इस पर्टिकुलर कोर्स को आज रात 10 वाली क्लास में ऐड करने वाले थे। बाकी इट हार्डली मैटर्स, थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो मैं 1-2 क्लासेस जो मुझे नीड होगी वो मैं आपके लिए ऐड करा दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं जी कहानी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपने मुझे कहा था कि सर परसों वाली क्लास जो है वो 1.5 घंटे की शो हो रही थी, तो मैंने चेक करा कल की क्लास भी सिर्फ 1 घंटा 19 मिनट की शो हो रही है। तो वो इशू जो परसों की क्लास में आया था वो कल की क्लास में भी आया है। अब इसका क्या सोल्यूशन है ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज मैं तो लाइव ही था आपके सामने, आप मुझसे पढ़ के भी गए हैं, 12 से भी ऊपर अपनी क्लास जो है गई थी। बाकी इसका सॉल्यूशन होपफुली अगले 1-2 दिन में निकल जाएगा। एंड तब तक के लिए एक ही मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, अटेंड द क्लासेस लाइव। यानी आज की जो भी क्लासेस हैं इन्हें लाइव लगा लो। देखो, अपने को सॉल्यूशन निकालना है, लाइफ में ध्यान रखना, प्रॉब्लम्स अनगिनत है, अपने को सॉल्यूशंस निकालने हैं। सॉल्यूशन ये है कि भाई जो हो गया सो हो गया, वो अनअकैडमी की टीम अपने आप सॉर्ट करती रहेगी। अभी के लिए जितना ज्यादा हम लाइव देखेंगे क्लास को उतना हमारे लिए जो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये क्लास कल परसों वाली भी 2 घंटे से ऊपर की थी, कल वाली भी 2 घंटे से ऊपर, कल वाली जो है 1 घंटा 48 मिनट्स 49 मिनट्स के आसपास की क्लास थी। और आज की क्लास जो है आप लाइव ही लगाइएगा, ये मेरा आपके लिए सजेशन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। और उम्मीद है जल्दी ही ये जो इंटरफेस वाला इशू है सॉर्ट हो जाएगा। आज की क्लास में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन दैट। मान लेते हैं कल की क्लास आपकी छूट गई है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ाया था। उसके आखिरी के 2 पेज या 2 स्लाइड या जैसा भी आपकी कॉपी का साइज है, वो वाला पोर्शन छूट गया था। सबसे पहले मैं आपको इसे कंप्लीट कराऊंगा और हमारा मेकिंग वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं इस क्लास के अंदर जो है पूरा कराऊंगा इसी से जुड़ा एक और पोर्शन छोटा सा, जो हमने पढ़ा था ना, इतनी इतनी सिटिंग्स हुई थी, तो इस पोर्शन ये वाला चैप्टर हम पूरा करेंगे। उसके बाद यहां से हम फ्रेश टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे और वो होगा 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान मैं आपको इसी कोर्स में पढ़ा दूंगा, आधा घंटा अपना एक्स्ट्रा लगेगा, बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पूरा हो जाएगा। 5 ईयर प्लान से आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। वैसे सच बताऊं तो जो अब मैं पढ़ाने वाला हूं वो बाकी किस चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं आपको सीधा भी बताऊंगा सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, लीगल एडवाइजर कौन थे, तो आप चाहें तो यहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई खासा नुकसान आपका नहीं होगा, ठीक है जी। इसके बाद 5 ईयर प्लान के बाद अमेंडमेंट्स हम पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे। वो डिपेंड करता है क्लास, यहाँ जब हम 5 ईयर प्लान को एंड करते हैं कितना टाइम हमारे पास बचा है, उस हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि हमें आर्टिकल्स पढ़ने हैं या फिर अमेंडमेंट्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं जी कहानी को, और पेन कॉपी उठाइए और शुरू हो जाइए, ठीक है जी। हाँ, जो इशू है मुझे पता है, ये पीडीएफ वगैरह वाला जो इशू आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। हाँ राजन जी, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेंडमेंट के बाद ये कोर्स खत्म हो जाएगा, मैं बस आपको ये बता रहा था कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेरा अनुमान है इस क्लास में हम अमेंडमेंट से आगे नहीं जा पाएंगे। सिर्फ अभी इतना बताया जा रहा था कि आज की क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। नहीं आशुतोष जी, एमसीक्यूज इस कोर्स में नहीं कराए जाएंगे, ये सिर्फ एक थ्योरी कोर्स रहेगा। आप हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बिना हेडिंग के भी लिख सकते थे, बट हेडिंग लिखेंगे तो थोड़ा सा रिवीजन के समय लगेगा, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सिंबल या फिर सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
एलिफेंट। आप लोग जो ये सवाल पूछते हैं ये गलत सवाल है जी। कितने पेज में छोड़ूं बेटा, मुझे कैसे पता आपके पास जो कॉपी है उसका साइज क्या है ना। आप ऐसे अंदाजा लगा लो कि जैसे आपकी 2 क्लासें छूटी हैं तो आप देख लो कि एक क्लास में आप कितने पेज भरते हो, उस उतने पेज का डबल छोड़ दो। ये अंदाजे से छोड़ दिया करो। मुझे नहीं पता बेटा आप लोग की कितनी क्लासें छूटी हैं, आपकी राइटिंग बड़ी है छोटी है, लाइनें छोड़ के लिखते हो, बिना लाइनें छोड़े लिखते हो ना। तो ये आंसर खुद ही अंदाजे से ले लिया करो और जितना लगे उससे एक आध पेज फालतू छोड़ दिया करो, बस बच गया तो क्या हो गया, अपनी कॉपी में ही तो है। सिंबल और सील ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एलिफेंट है। लीगल एडवाइजर, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी कह सकते हैं। कहीं आप सोचे कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी एन राव जी। सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक तो आप लोग लेट आते हैं, फिर जो इशू आपको ऑलरेडी एड्रेस करा जा चुका है उसी इशू को आप लोग पूछते हैं। बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा। डाउट्स कृपया क्वेश्चन टैब में भेजिए। हैबिट बनाइए श्याम जी, हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, सिचुएशन के हिसाब से ढलना पड़ेगा। ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक ड्राफ्ट भी करता होगा ना कोई लिख के। ड्राफ्ट्समैन जो थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन कहें आप, वो थे एस एन मुखर्जी जी। फोटो थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है। और बताओ, ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा, जो भी लेट लतीफ लोग हैं मैं उन्हें एक काम करता हूं 5 मिनट के बाद एड्रेस करूंगा, क्योंकि क्या पता आपके ही और रिश्तेदार और लेट आ रहे हो क्लास में, तो मैं एक साथ ही एड्रेस कर दूंगा। तो अभी के लिए यहीं से लिख लो, और हुआ क्या है आपको 5 मिनट के बाद बता दूंगा। एस एन मुखर्जी जी, ठीक है। सिंबल और सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एलिफेंट। लीगल एडवाइजर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो है वो बी एन राव जी। सेक्रेटरी टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एच वी आर अयंगर जी। और ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एस एन मुखर्जी जी। आखिरी ये लिखा एच वी आर आई वाई ई एन जी ई आर। अब मैं बता देता हूँ इशू क्या है। देखिए कुछ इंटरफेस या टेक्निकल मैटर की वजह से कल जो है आपको क्लास, जो कल की क्लास है वैसे मैंने 2 घंटे की ली थी, 1 घंटे 48 मिनट के आसपास की, बट किसी वजह से वो आपको 1 घंटे 19 मिनट की ही शो हो रही है। उसके अंदर आखिरी पोर्शन जो मैं चेक कर पा रहा था वो शो हो रहा है वो 7 मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी का। एक्चुअली उसके बाद भी मैंने काफी सारा पोर्शन आपको पढ़ाया है इस पर्टिकुलर क्लास में, लास्ट वाली क्लास में। वो पोर्शन वहां पे शो नहीं हो रहा। अगर वो 2-4 दिन में ठीक नहीं होता तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे, और चाहे मुझे आपके लिए उसके नोट्स खुद हाथ से बनाकर आपको पीडीएफ के फॉर्म में देने पड़े, वो सब मैं कर दूंगा, उसकी चिंता मत करो। अभी के लिए यहां से कंटिन्यू कर लो। ये उसी का कंटिन्यूएशन वाला टॉपिक है बट इंडिपेंडेंट है, यानी ऐसा नहीं है कि ये पिछले किसी टॉपिक से जुड़ा है, तो आप यहां से जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब मुझे नहीं पता। आई होप इतने दिन से इशू जो चल रहा है आप इतने समझदार होंगे, आपको पता होगा कि वो मैं चाह कर भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो सब टेक्निकल मैटर है जो कि मेरे पार्ट पे कुछ नहीं हो सकता। रिद्धि जी आपको दोबारा से यही पूरा प्रोसेस करना होगा। आपको अन अकेडमी को ही जो है फिर से एक बार कहना होगा, एंड होपफुली जल्दी ही जो है आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चले दोस्तों, छाप लिया। परसों का भी, अरे भैया सब बता दिया है जी, बिल्कुल आपकी बातें मैं समझ गया हूँ। एच वी आर का फुल फॉर्म चेक कर लेना एक बार इंटरनेट पे, कुछ ऐसा है वेंकट नरसिंह, ऐसा कुछ इनका पूरा लंबा चौड़ा नाम है, चेक कर लेना। याद नहीं आ रहा अभी, आई थिंक हरलू या ऐसा कुछ है, एक बार चेक कर लेना। जिसका कमेंट है, पेपर ऐसे ही लिखता तो बस मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता चलता हूँ हमेशा। चले जी आगे। कैलीग्राफर, बहुत समय दे दिया छापने का, इतना समय कि आप कमेंट भी कर पा रहे हैं आराम से, तो आगे चलते हैं। कैलीग्राफर, कैलीग्राफर का मतलब क्या होता है, आई होप आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा। कैलीग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी देसी भाषा में बोलूं तो किसने संविधान को लिखा होगा कागज पे, वो अच्छी राइटिंग वाला होना चाहिए ना। सोचो कोई मेरे जैसा आ जाता तो समझ में ही ना आता
कि भाई 334 है ये आर्टिकल या 884 है ना। तो ऐसा इंसान चाहिए होगा जिसकी राइटिंग साफ सुथरी एकदम बढ़िया सी हो, पढ़ने में भी मजा आए। तो ऐसे इंसान का नाम था प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा जी। ये एक ही पर्सनैलिटी है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल एज एन जिस कागज पे लिखा गया था, उसे ब्यूटीफाई करा गया था शांति निकेतन में। और आपको नाम ध्यान रखना है नंदलाल बोस जी का, मैं लिख देता हूं आपके लिए सब बातें। ओरिजिनल वर्जन वॉज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड। आई थिंक कल जो है भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से वो शेयर भी करा था, आई थिंक प्रियम्बल का या किसी एक चीज का एक पेज शेयर करा था, जिसमें आप देखेंगे बाउंड्रीज वगैरह बहुत ही सुंदर जो है बनाई गई हैं। तो वो जो डेकोरेशन है वो करा गया था शांति निकेतन में। ओरिजिनल वर्जन वॉज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग। ये आर्टिस्ट कौन कौन है, काफी सारे थे, बस आपको दो नाम ध्यान रखने हैं, नंदलाल बोस जी एंड राम मनोहर सिन्हा जी। राम मनोहर सिन्हा जी। ठीक है जी। जी हाँ, व्यवहार भी इनका नाम का हिस्सा है आयान, वो भी मैं लिख देता हूं। ध्यान रखेंगे कहीं पर आपको जो है पूछे कि किसने ब्यूटीफाई करा, तो ये नाम याद रखने हैं दोनों, नंदलाल बोस जी का और राम मनोहर सिन्हा जी का। और कोई पूछे लिखा किसने, लिखना और ब्यूटीफाई करने में फर्क है। लिखा है इस पर्सनैलिटी ने और सुंदर बनाया है किसने जी, राम मनोहर सिन्हा जी ने और नंदलाल बोस जी ने, फर्क है दोनों में। तबाही जी मैं इसलिए आपको नहीं दिख रहा क्योंकि मैं आप कोने में देखेंगे मुझे, बहुत छोटा सा मैंने अपना वीडियो कर रखा है। विश्वास करिए मुझ पे, मैं यहीं पे हूं, आप मुझे देख सकते हैं। एआई के द्वारा क्लास नहीं ली जा रही है, मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बिल्कुल सही राजन जी, अगली बात मैं यही बस लिखने लगा हूं आपके लिए। गुड इवनिंग जी, सभी को गुड इवनिंग। जो हिंदी वर्जन है उसकी कैलीग्राफी करी गई थी वसंत कृष्ण वैद्य जी के द्वारा। और डेकोरेशन करा गया था नंदलाल बोस जी के द्वारा। और जो हमारा प्रियम्बल था उसकी कैलीग्राफी, ओरिजिनल प्रियम्बल जो है वो करी गई थी प्रेम बिहारी रायजादा जी के द्वारा। रायजादा सेम ही पर्सनालिटी है। और ब्यूटिफिकेशन डेकोरेशन जो भी कहें आप, ब्यूटिफाइड बाय व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। ठीक है जी, नोट करिए, चलते हैं आगे। ये तो मैं आपको बिल्कुल मन से बताऊं, ये तो मुझे मानना पड़ेगा कि हिम्मत तो बहुत है आप लोगों में। मतलब छोटे बच्चों की तरह परेशान जरूर होते हो क्लासेस ना चलने पे, बट एक समझदार इंसान के तरीके फिर भी डटे हुए हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपके अंदर छोटे इंसान का और बड़े इंसान का, ये बढ़िया है, इसे मेंटेन करिएगा। टॉम मैं आपको समझाता हूं, देखिए क्या है, मान लेते हैं मैंने यहां पर कुछ लिखा, ठीक है, ये वो पेज है
अब इस पेज की बाउंड्री वगैरह को भी डेकोरेट करा गया है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या करा जी, एक फूल बना दिया इस तरीके का, यहाँ पर मैंने और कुछ बना दिया, यहाँ पर मैंने पत्ती बना दी। तो ये जो बाउंड्री मैं बना रहा हूँ ये है डेकोरेशन यानी ब्यूटिफिकेशन का काम, और जो मैं लिख रहा हूँ ये है कैलीग्राफी। ठीक है, फर्क समझ गए? आप एक काम करो टॉम, मेरे कहने से आप एक बार प्रियम्बल, ओरिजिनल प्रियम्बल लिख के इमेज में जाओ तो आप समझ जाओगे डेकोरेशन में और कैलीग्राफी में क्या फर्क है। लिखा भी बहुत सुंदर गया है और डेकोरेट भी बहुत सुंदर तरीके करा गया। जैसे अपन लोग नहीं करते थे स्कूल के प्रोजेक्ट वगैरह में, वो 20 नंबर वाले जो होते थे उसमें हम क्या करते थे, बाउंड्री बैठ के बनवाते थे किसी मोहल्ले के इंसान से, या खुद ही बना देते होंगे, हम तो भैया बनवा ही लेते थे, हमें तो वो टैलेंट नहीं था। बिहारी लिखा है, वो पहले वाले नाम है ना, सेम BEHARI। अजीत जी, इसलिए अलग से बताया गया है, वैसे तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, बट पेपर में MCQ में आप फंसे नहीं कि सर दो नाम आ गए हम किस पे टिक करें, तो आपके लिए अलग से लिखा गया है। मैं इसे ना भी लिखता तो चल जाता, क्योंकि ये दोनों ही नाम यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ये नाम ये नाम ये नाम सब लिखा हुआ है। बट MCQs क्लियर करने के लिए आपको सटीक नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया जा रहा है। यू आर वेलकम। चलें जी आगे। अब आपको कल की क्लास में बताया गया था कि कंस्टिट्यूंट असेंबली 11 बार मिली थी, 11 सेशंस हुए थे। थोड़ा सा वो आपको मैं बताता हूं वो कब कब हुए थे। मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला सेशन दूसरा सेशन मेनली याद रख लेना, आखिरी याद रख लेना, बट स्टिल किसी की तकलीफ ना हो जाए, पेट में दर्द ना हो जाए, तो मैं आपको सब कुछ पढ़ा देता हूं। टोटल 11 बार मिली थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली, मेट फॉर 11 टाइम्स। सर कल वाली क्लास कितने टाइम की थी? अरे आज वाली क्लास कितने टाइम की थी रोशनी जी? 5 बजे की क्लास थी। आप क्लास में मुझे बताइए 5:25 पे कैसे आए हैं आप? 25 मिनट लेट आएंगे, फिर वो क्लास भी 25 मिनट पहले खत्म हो जाएगी। 25 दूनी 50 मिनट, तो 2 घंटे की क्लास में से ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। नुकसान किसका होगा? आपका, है ना। अब देखो किसी पे तो ये जो है प्रकोप आना ही था, क्योंकि मैं 10 बार पहले भी बता चुका हूं, फिर से 11th टाइम बताता हूं, उतनी बार जितनी बार कंस्टिट्यूट असेंबली मिली है, कि कल की क्लास मेरी 1 घंटे 48 मिनट की थी, लेकिन वो किसी वजह से 1 घंटा 19 मिनट की शो हो रही है। उसमें आखिरी जो पेज है वो 7 मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वाला है। उसके आगे की क्लास किसी टेक्निकल इशू की वजह से नहीं चल रही है। आप अकेडमी की टेक्निकल टीम को एक बार मैसेज करके बात कर लीजिए, उन्हें रिक्वेस्ट कर दीजिए कि उस क्लास को चला दिया जाए। अगर वो नहीं चलेगी तो बचे हुए पोर्शन के नोट्स में आपको बनाकर कोशिश करूंगा PDF के रूप में आपको अपडेट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूं। ठीक है जी, चलता हूं मैं आगे। कंस्टिट्यूट असेंबली मेट फॉर 11 टाइम्स। फर्स्ट, सेकंड और लास्ट आई थिंक काफी है, मैं अपनी तरफ से सारे लिखवाऊंगा। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946, सबसे पहले वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड सेशन जो है ये है 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947। थर्ड सेशन जो है 28 अप्रैल से 2 मई 1947। फोर्थ सेशन, मैं फिर बताना चाहूंगा, प्राइमरीली आप इन दोनों को याद रखेंगे, बाकी सब आपके लिए लिखवाया जा रहा है। आपकी मर्जी है, पढ़ना चाहे बिल्कुल पढ़िए, पढ़ पाए बिल्कुल पढ़िए, कोई मनाही नहीं है, बट पहले वो 3 याद रखिए, पहले दूसरे और आखिरी वाले। फोर्थ वाला जो है ये है 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947 वाला भी 1947 वाला ही है। ये था 14 अगस्त से 30 अगस्त। इसके बाद ब्रेक आया था एक, फिफ्थ सेशन के बाद। छठा सेशन जो है वो 27 जनवरी को मिला था। जैसा लिखा जा रहा है बस वैसे ही है, तो ज्यादा लोड नहीं लेना। सेवेंथ वाला जो है नवंबर से जनवरी चला था, एक करीब करीब 1 साल बाद, 10 महीने कह सकते हैं। जल्दी छापिए, चलें आगे। इसमें कुछ भी समझने समझाने जैसा नहीं है। रूबी जी मेरे कंट्रोल में नहीं है बेटा वो। सेवेंथ सेशन 6 लिख दिए ना मैंने, हाँ 6 लिख दिए। 4 नवंबर से 8 जनवरी 1949।
8th जल्दी उधर लिखते हैं। फाइनल मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब जिस पे है क्या, संविधान पे सबके साइन हो रखे हैं इन लोगों के, वो डेट है 24 जनवरी 1950, लिख देता हूं। व्हेन मेंबर्स अपेंडेड देयर सिग्नेचर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 24 जनवरी 1950। सही है, बढ़िया है। फाइनल मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन मेंबर्स अपेंडेड देयर सिग्नेचर्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए आयान जी, मैं आपको बताता हूँ, पहली बात मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। सेकेंडली, कभी कभार जब ज्यादा ही अजीबोगरीब डेटा होता है तो मैं क्लास से पहले रिवाइज भी कर लेता हूँ, उसमें कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, बिकॉज डेटा में रिस्क नहीं अपने को चाहिए। तो जनरली मैं क्लास से 10 मिनट पहले बैठ के जो है रिवाइज कर लेता हूँ एक बार इस पोर्शन को। इतना सा है, सिंपल है। आप लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज यू नीड टू फोकस ऑन अदर थिंग्स एज वेल। नोटेड। चलें आगे। अब दोस्तों, कहानी मैं आपको थोड़ी समझाना चाहता हूँ। वैसे कल की क्लास मैंने आपको समझा दिया था, फिर से एक बार समझा देता हूँ। छठा नहीं लिखा क्या मैंने? लिखा, छठा सेशन जो है 27 जनवरी को हुआ था 1948 को। कल की क्लास मैंने आपको समझाया था कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब भी हमारे पास टेक्निकली एक गवर्नमेंट थी, 1946 में बन गई थी वो, है ना। और बाद में जब भारत आजाद हो गया तो जो है हमारे पास एक प्रॉपर कैबिनेट बन गया फ्री इंडिया का। अपेंडेड का मतलब किए, वहां पर साइन किए रूबी जी। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट अलग चीज है और कैबिनेट एक अलग चीज है, तो दोनों आपको पता होने चाहिए। मैं लिख देता हूं आपके लिए। यानी पेपर पूछे इंटरिम गवर्नमेंट में एक्सटर्नल अफेयर्स कौन संभालते थे, जो मान लेते जवाहरलाल नेहरू जी संभालते थे। इसी तरीके कहीं और पूछेगा आपसे तो आपको अकॉर्डिंगली आंसर देना होगा। यानी क्वेश्चन में इंटरिम गवर्नमेंट लिखा है तो अलग आंसर है, और फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया जैसा कोई वर्ड है तो अलग आंसर है, ये आप ध्यान रखेंगे। रणवीर जी, आई अंडरस्टैंड बट आई एम हेल्पलेस इन दिस। अच्छी बात यह है कि अब आप क्लास में आ गए हैं तो यहां से आप क्लास को लगा लीजिए। इंटरिम गवर्नमेंट 1946 की। सीधी बात है जी, कौन कौन सा पोर्टफोलियो संभालता था? जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स, ये भी रट्टे मारने वाला काम है। एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस। कॉमनवेल्थ कंट्रीज, जनरली उन कंट्रीज को कहा जाता है जो ब्रिटिश कॉलोनी रह चुकी हैं। कॉमनवेल्थ पहले लिख देता हूं, बाकी बातें बाद में करते रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी, कलर चेंज कर करके लिख देता हूं। होम और आईबी, आईबी मतलब यहां पर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, आईएनबी। कुछ रह गया क्या? जल्दी नोट करो, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। देखिए, इंटरिम का मतलब अंतरिम, मतलब कि फॉर द मीन टाइम, यानी जब तक पूरे तरीके सरकार नहीं चुनी जाती तब तक के लिए। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। फूड एंड एग्रीकल्चर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज डॉक्टर जॉन मथाई, नोट करिए फटाफट। ठीक है जी, ये मथाई लिखा गया है। देखिए, इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो है वो कंट्रोल और होम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कंट्रोल में था। ठीक है जी। सर कॉमनवेल्थ नेम कैसे पड़ा है? मतलब देखिए, कॉमनवेल्थ जो शब्द है आर्यन, वैसे तो एक साथ लिखा जाता है, इसका मतलब ये हो गया कॉमनवेल्थ यानी सबका भला हो एक साथ, मतलब जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे बनाया गया है वो ये है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो होती हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रही हैं या फिर आज भी उनपे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन की हुकूमत है। अब कॉन्सेप्ट इसका जो है वो कुछ ऐसा है, आज़ादी से करीब हमारे 25 साल पहले मान लीजिए 1920s में एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो भी कंट्रीज ऐसी थी जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी उनके बीच में एक रजामंदी हुई कि भले ही हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है लेकिन हमारे पास भी उतना ही सम्मान है जितना कि ब्रिटेन के पास है, इसलिए सबको इक्वल माना गया और वहीं से शुरुआत हुई इस कॉमनवेल्थ टर्म की। आई थिंक यही है जहां तक मुझे याद आ रहा है, और इसलिए इन्हें कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है बिकॉज ये सब मिलकर एक कॉमन जो है लेवल पर वेल्थ के लिए, वेल्थ एज इन डेवलपमेंट के लिए काम कर रही थी। ठीक है जी, चलें जी आगे। लेबर, ये समझ पा रहे हैं ना इंटरिम का मतलब क्या है? कि देखिए, किसी को तो कोई जिम्मेदारी देनी पड़ेगी ना, यानी जब तक क्लास के अंदर इलेक्शन नहीं होते तब तक के लिए टीचर ने अपनी पसंद से लोगों को पोर्टफोलियो दे दिए कि भाई तुम अभी के लिए ये संभालो, तुम ये संभालो, जब तक हम प्रॉपर इंडिपेंडेंस गेन करके प्रॉपर कैबिनेट नहीं बनाते भारत की। लेबर, जगजीवन राम जी, गुड इवनिंग। डिफेंस, सरदार बलदेव सिंह जी। यस रूबी जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। फाइनेंस, लियाकत अली खान। यस राजेश जी, जनरली ये कई बार मैं दोनों जगह लिखवा देता हूँ, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं जनरली ये दोनों ही जगह कवर करा देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे मान लेते हैं एक ही कोर्स लगा के बैठे हैं और फिर वो कहेंगे अरे सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं। अगर ऑलरेडी ये सब लिखा है तो आप इग्नोर चाहें तो कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। सी एच भाभा जी, पोस्ट एंड एयर। बस स्पीड आप सब कृपया बढ़िया से अपनी बना के रखेंगे। अब्दुल रहन स्टार, जितनी जल्दी आप बुरा मानते हैं ना बस उतनी जल्दी जल्दी लिखना है। RAHNISHTAR। रेलवे जो है, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, असफ अली जी। सर आपको पता है हम लोग ये देख सकते हैं कि आप तो कमेंट कब पहुंच रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप ये नहीं देख सकते कि मैं उसका जवाब कब दे रहा हूं। ये भी तो सोचो। वो मैं आपकी टेक्नोलॉजी समझ गया क्योंकि मैंने स्क्रीन को ही थोड़ा छोटा करा हुआ है मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा ही गुरु हूं, बट मैंने उसका जवाब कब दिया है? चलें जी आगे। समझ पा रहे हैं ना, ये इंटरिम गवर्नमेंट वही है जो पहले मैं लिखवा चुका हूं, ये सब आपको पता है ना मेरे दोस्तों। इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बनी थी। डेट लिखवा ही दूं, 2 सितंबर 1946। वैसे कहीं ना कहीं लिखवाई होगी, नहीं लिखवाई तो लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी। पोस्ट है, पोस्ट, पोस्ट एंड एयर।
पोस्ट एंड एयर, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, देन एजुकेशन हो गया, नहीं हुआ। अगर आज और कल की क्लास का डेटा याद करने में सक्षम रहो तो मान लेना कि दिमाग आपका तेज है और आप, अगर आप में हिम्मत है तो आप इससे बड़े पेपर के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर डेटा नहीं याद कर सकते इसका यह मतलब नहीं कि आप नहीं सोच सकते, बट अगर याद कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि मतलब अच्छी बात है वो, ठीक है। मतलब अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बुरी बात नहीं है। गसनफार अली खान जी, क्योंकि दोस्तों क्या है ना, जैसे लोग सपने तो देखते हैं स्टेट पीसीएस के या फिर यूपीएससी के, बट एक कॉमन सी बात है कि भाई ज्यादा डेटा याद करना पड़ेगा, वो टैलेंट होना चाहिए दिमाग में। तो थोड़ा सा रियलिटी चेक अपने लिए हो जाए तो अच्छा रहता है। हाँ, इस तरीके का डेटा ज्यादा नहीं होता स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में, बट स्टिल एक थोड़ा रियलिटी चेक हो जाता है कि हाँ भाई मैं हूँ इस कैपेबिलिटी का, या फिर अभी मुझे और मेहनत करने की नीड है। सॉरी यार, सॉरी, सॉरी। प्रगति जी आपके मैसेज मुझे शो हो रहे हैं। प्रशांत जी मैं जानता हूं थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, अभी के लिए चीजों को याद कर लीजिए और साथ में खुद चाहें तो इसके बारे में और स्टडी करिए। कहीं पर दिक्कत है तो आने वाली किसी क्लास किसी भी कोर्स में आके आप मुझसे स्क्रीनशॉट भेज के बात कर सकते हैं। जी एच हेल्थ वाला रीड कर रहा हूं प्रशांत जी, GHAZNAFARALIKHAN। कॉमर्स में लिखा है I.I.CHANDRIGAR। अब दोस्तों जो हेड थे इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो तो थे वाइस रॉय। अब मुझसे मत पूछना कौन थे वाइस रॉय 1946 में। वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कृपया करके ये यूट्यूब शॉर्ट से मोटिवेट होना बंद कर दीजिए, कुछ हासिल नहीं होगा उससे। देव जी ये इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट है ये। वो जो है वो पहले कैबिनेट, जो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया है उसके थे। और सही से लिख देते हैं, GHAZNAFARALIKHAN। हेड वाइसरॉय होंगे और वाइस प्रेसिडेंट होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यस मानस जी इतना काफी रहेगा, पूरा कोर्स दोबारा लगाने की नीड नहीं है। ठीक है जी, कर देंगे आयान जी, कर देंगे। आजादी से पहले जो है हमने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी जिसमें इन लोगों ने ये सीटें संभाली थी। आपने नोटिस करा कि हमारे पास प्रधानमंत्री ही नहीं है इसके अंदर। क्यों नहीं है? बिकॉज उस समय इस पूरी टीम के जो हेड थे वो वाइस रॉय थे। क्यों थे? क्योंकि अभी 1946 चल रहा है। आप नोटिस करिए हमने बाकी सारी कहानी लिखी है बट प्राइम मिनिस्टर वर्ड ही नहीं है कहीं पे। क्यों नहीं है? बिकॉज उस समय भारत आजाद नहीं है। 2 सितंबर 1946 को भारत आजाद जब होगा तब हम उसे बोलेंगे फ्री इंडिया। और जो उसकी पहली कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मानना चाहे मानिए, या जो उन लोगों के पोर्टफोलियोज हैं वो मैं अब यहां पर लिखूंगा। ठीक है जी, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। इसीलिए तो मैं 1946 वहां पे लिखा जिससे क्या फंसो ना। मैं जानता हूं आप लोग फंसोगे इसलिए 1946 लिखा है और यहां पर लिखूंगा 1947। और फ्री वर्ड का भी इस्तेमाल कर रहा हूं यानी अब भारत आजाद हो गया। ठीक है जी, अब यहां पर हमारे पास होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, हमारे पास होंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशन के मिनिस्टर। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। और इसी तरीके होंगे मिनिस्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च,
यानी ये जो 3 पोर्टफोलियोज हैं दोस्तों, ये दिए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। समझ पा रहे हैं जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं? यानी पेपर आपसे पूछे आजादी के बाद सबसे पहले साइंटिफिक रिसर्च के हेड कौन थे, हेड एज एन मिनिस्टर कौन थे, तो आप आंसर देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है आर्यन जी, आप मुझे भेज दीजिए। बिल्कुल थे। कुमार जी, वो ना पाकिस्तान साइड वर्ड नहीं बोलेंगे हम, बिकॉज पाकिस्तान जैसा कुछ बना ही नहीं है 1946 में। हम कहेंगे क्या मुस्लिम लीग से कुछ लोग थे? जी हाँ बिल्कुल थे। बट पाकिस्तान तो था ही नहीं कुछ, पाकिस्तान तो बना ही 14 अगस्त 1947 को है। समझ पा रहे हैं? इस पेज पे इतना ही लिख के छोड़ता हूं। इसी तरीके होम मिनिस्टर यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम, स्टेट्स मिनिस्टर, ये एक भी पोस्ट हुआ करती थी, और आई एंड बी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कोई बात नहीं, गुड इवनिंग। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। थोड़ा मुश्किल तो है ही मेरे दोस्तों, बट क्या कर सकते हैं। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, डॉक्टर जॉन मथाई जी। एजुकेशन मिनिस्टर, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। फूड एंड एग्रीकल्चर, डॉक्टर बी सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, यस टिंडी जी, होम का मतलब होम मिनिस्टर। आप ऐसे कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बट वो लिखा इसलिए नहीं रहा बिकॉज समय ज्यादा लगेगा। आर के शनमुखम शेट्टी जी। देखो एक सजेशन है, अभी इसे नोट करो जब तक सजेशन देता हूं। वैसे तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इंटरिम वाले भी और ये वाले भी, बट अगर एक को ही चुनना हो ना, मान लेते हैं बात आ गई कि सर एक को ही चुनना है, तो ये वाले याद कर लेना, कैबिनेट वाले, बिकॉज यहां से ज्यादा सवाल बने हैं। मैं फिर बोलता हूं इंपॉर्टेंट दोनों ही हैं, लेकिन यहां से ज्यादा सवाल आए हैं। यानी अगर आज तक 10 सवाल आए होंगे तो यहां से 7 आए होंगे, वहां से 3 आए होंगे। बट आपकी किस्मत का हमें क्या पता जी, आपके पुण्य पाप कितने हैं ये तो आपको पता होगा। क्या पता आप इसे याद करो आपकी शिफ्ट में वहां से आ जाए, क्या पता आप उसे याद करो आपकी शिफ्ट में यहां से आ जाए, क्योंकि सवाल तो एक ही बनेगा इस पूरे टॉपिक से, बहुत बना तो कोशिश करना दोनों की। बट अगर बिल्कुल ही लगे कि ए ना हो पाई, तो उस केस में जो है आप इस बाद वाले को याद कर लेना। आप चाहो तो यहां पर लिख भी सकते हो कि ये है मोर इंपॉर्टेंट। अपने को देखो पता होना चाहिए कि भाई डेटा मुश्किल है, तो हो सकता है सारा याद ना हो पाए। यस विराज, वो आजादी से पहले और ये आजादी के बाद का सीन है। प्रगति जी कैसे भी लिख सकते हैं, वैसे सी लिखेंगे तो बेटर रहेगा। शेट्टी बोलते हैं लेकिन सी लगाते हैं नाम में अपने। नहीं राहुल जी, ये तो पॉपुलर बेसिस पे है ना, जो पॉपुलर जो डिजर्विंग, मतलब ऐसा कोई रिटन एग्जाम टाइप कुछ नहीं था। नहीं आयान जी, ये 1947 का समय है। थोड़ा मुश्किल है मैं जानता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर का नाम एक बार स्पेल कर दो, मौलाना अबुल कलाम आजाद, MAULANAABULKALAMAZAD। ABUL, ठीक है। चलो फाइनेंस तक हो गया। लॉ, लेबर, डिफेंस हुआ है नहीं हुआ अभी, डिफेंस नहीं, और हेल्थ। आई होप जिसका ये डाउट था लॉ वाला, शायद देव का था या किसी और का था, कि सर BR अम्बेडकर साहिब थे, तो वो यहां पर आएंगे। लेबर, जगजीवन राम। डिफेंस, सरदार बलदेव सिंह जी। हेल्थ, राजकुमारी अमृत कौर जी।
आई अंडरस्टैंड प्रगति जी, नॉट टू वरी। कुमार जी अभी दिखा देता हूँ, छापिए। हेल्थ हो गया, कॉमर्स, कृपया नोट कर लीजिए। वर्क्स, माइंस एंड पावर, PN गढ़गिल जी, GADGIL। शुभम जी पिछली क्लास 1 घंटे 48 मिनट के आसपास हुई थी, बट आपको केवल 1 घंटे 19 मिनट की क्लास शो हो रही होगी। वो एक टेक्निकल इशू है जिसको लेके आप अनअकैडमी की टेक्निकल टीम को मैसेज कर दीजिए, होपफुली वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इंडस्ट्री, सप्लाई, कम्युनिकेशन, ये 2 चीजें बची हैं, अगले पेज पे लिख देता हूँ। सप्लाईज, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी, GADGIL लास्ट में कृष्णा जी लिखा गया है। ठीक है शुभम जी, छापिए। 1 सेकेंड, हो गया, चलो। कम्युनिकेशन, रफी अहमद खिड़वई जी। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब आ जाओ इस पे। अहमद लिखा है दूसरे दूसरे पे। आकाश, दोनों तरीके लिख सकते हैं आप, ए लगाना चाहे बिल्कुल लगा लीजिए, वो भी सही है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपके साथ जो है बहुत ही ज्यादा बोरिंग वाली बात पूरी कर ली है। अब मैं चलता हूं आगे अगली बोरिंग बात करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो कि है 5 ईयर प्लान्स। प्रियंका जी गुड इवनिंग। आपको क्या करना है, सबसे पहले कोशिश करनी है बची हुई क्लासेस लाइव लगा लें। अदरवाइज अगर आप नहीं लगा सकते या फिर जो एग्जिस्टिंग क्लासेस में इशू आ चुका है उसके लिए आप अनअकैडमी की टेक्निकल टीम को मैसेज करिए और उम्मीद है वहां से आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं आगे दोस्तों। डाउट सेक्शन को बंद कर देते हैं। नहीं आकांक्षा जी, बिकॉज प्रेसिडेंट तो 1950s की बात है ना, अभी तो संविधान तैयार करना है, तो ये तो फॉर द मीन टाइम यहाँ पर थे। और प्रेसिडेंट तो हमारे बाद में चुने गए हैं। आप सोचो एक बार, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1947 में कोई भी नहीं था, 48 में भी कोई भी नहीं था, तब तो गवर्नर जनरल थे। हम पढ़ते हैं ना जी, पहले आखिरी वाइसरॉय और पहले गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, फिर हम कहते हैं पहले इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो ये वो वाला समय अभी चल रहा है। चलें जी आगे। आई अंडरस्टैंड राहुल, बट दैट इज द ओनली वे आउट। चलो दोस्तों, हमने यहां तक की सारी बात कर ली है, अब थोड़ा सा जिंदगी को सुखदाई बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। शुभम जी, अभी मैं इस पे कोई वादा नहीं कर सकता। मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले वेट करूंगा, अगर आपको सॉल्यूशन अगली क्लास तक नहीं मिलता, दैट इज आने वाली जो मेरी अब क्लास होगी तब तक नहीं मिलता, वहां पे चीजें ठीक नहीं होती, तो मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं है, आई विल ट्राई। ओके, चलो। एज ऑफ नाउ यस प्रतिभा जी, बाकी आई एम नॉट मच अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। अगर वो चेंज होता है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा और आपको पता भी लग जाएगा। चलो जी। आर्यन, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे नहीं पता। चलिए चलते हैं दोस्तों आगे, और अब हम बात कर लेते हैं
5 ईयर प्लान्स की। बिल्कुल नया टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, सच में काम का टॉपिक है और बहुत ज्यादा डिमांड इस टॉपिक की आती है जनरली स्पेशल और प्लस की क्लासेस में। इस वजह से मैंने इसे यहाँ पर ऐड करा है। वैसे हम इसे कवर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, बट क्योंकि ये पॉलिटिक्स से भी एसोसिएटेड है ही, पॉलिटिकल साइंस से, तो सोचा यहाँ पर आपके लिए कवर कर देता। ठीक है, एक काम करना है, बात को ध्यान से सुनना है, इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, इसके नोट्स नहीं बनाने हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली जो फाइल है ना, मैं आपके लिए अपडेट सेक्शन में डाल दूंगा, अपडेट में सेंड कर दूंगा। तो अगर पूरी फाइल ही हमारे पास आ जाएगी तो हम बाद में फुर्सत से इसके नोट्स बना सकते हैं। यानी लाइव नोट्स नहीं बनाने हैं, बाद में रीड करके नोट्स बनाने हैं। क्या आप इस बात को समझ पाए? समझ पा रहे हैं ना? इससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा लिखते हैं तो कभी कभार दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डाल पाते याद करने के लिए। मैं चाहता हूं कि यहां पर आपको जो है मैं इसे समझा के याद करा दूं, आप बाद में इसके नोट्स बना लेना। समझ गए क्या है? यानी अगर आप लिखते ही रह जाओगे तो याद नहीं होगा। मैं आपको क्लास में इसे ना रट्टा पढ़वाने की कोशिश करूंगा अपने जुगाड़ से, ऐसे ऐसे करके कि भाई ये पढ़ना है, वो ऐसा वैसा, वो सब मैं जानू, मेरा काम है। आप क्या करिए, पेन कॉपी को बख्श के सिर्फ अगले 15-20 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मतलब उसके बाद भी सुनिएगा, उससे पहले सिर्फ सुनना है आपको और नोट कुछ भी नहीं करना है। ये पीडीएफ आपके पास क्लास खत्म होने के बाद आ जाएगी, बिफोर द 10 PM क्लास। ठीक है, चिंता आपको नहीं करनी है। अब ये गलती मत करना ओवर स्मार्ट बनने की कि भाई मैं साथ साथ नोट्स भी बना लूंगा, मैं बहुत बड़ा शक्तिमान हूं। आप हो, मैं मानता हूं, बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। अभी सिर्फ क्लास में ही डेटा को याद करने की कोशिश कर लो। ठीक है जी, शुरू करते हैं कहानी को। और 5 ईयर प्लान्स का थोड़ा सा डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। जितने 5 ईयर प्लान है आपको वो याद होने चाहिए, उसके अंदर जो खास बातें हैं वो याद होनी चाहिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी, आपको वैसे तो मैं पूरा डेटा दूंगा 5 ईयर प्लान का, बट आपको जो मेनली फोकस करना है वो फोकस करना है इसके ईयर पे और इसके सीक्वेंस पे और इसके अंदर लिखी हुई मेन एक दो बातों पे। बाकी नंबर्स हमारे लिए काम के नहीं है। ठीक है जी, चलो राजेश जी, इसमें हिंदी अंग्रेजी जैसा कुछ भी नहीं है, विश्वास मानिए मेरा। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी पहला फर्स्ट मतलब पहला, सेकंड मतलब दूसरा, उतना सही है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है जी, चलो सबसे पहले ये जो भी अंग्रेजी में फैंसी बातें लिखी हैं, ये मेरा काम है आपको समझाना, बस ध्यान से आप चीजों को सुन लीजिए। पहले फाइल एक बार दिखा देता हूं कैसी दिखती है। ये पूरी 5 ईयर प्लान की फाइल है जो मैं आपको दूंगा अपडेट सेक्शन में। इसमें हमें जो मेनली फोकस करना होगा, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 में आया या फिर उस कौन से मॉडल के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि एसएससी की पढ़ाई है तो मॉडल एक्सप्लेन नहीं करा जाएगा, सिर्फ नाम याद कराया जाएगा। तो ऐसे सेकेंड, थर्ड, 3 एनुअल प्लान, ये सब एक एक करके जो है आपको याद मैं क्लास के अंदर कराऊंगा। ठीक है जी, चलो चलते हैं दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। और देखिए 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वो कहावतें भी आपने सुनी होंगी, इफ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल, वही अच्छी अच्छी बातें। यानी प्लान हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो क्या करा जाता था सरकार के द्वारा, एक प्लान बनाया जाता था कि अगले 5 साल हम कैसे काम करेंगे। जैसे अपन लोग प्लान बनाते हैं कि भाई अगले 1 हफ्ता मुझे ये पढ़ना है, या फिर हम प्लान बनाते हैं कि अब ये पूरे महीने जो हमारा घर का खर्चा है वो कैसे चलना है। तो प्लान के अंदर क्या खास बात है ना, जनरली ये पीरियोडिक होता है, यानी बार बार बनता है और जनरली जो है ये एक सर्टेन टाइम के लिए होता है। जैसे कि हमारे घर के जो प्लान्स होते हैं, कोई भी अगर इनकम वाला पर्सन है वो जनरली प्लान जो बनाता है वो कई तरीके के बनाता है। एक तो मंथली प्लान बनाता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लान, कि भाई मेरी तनख्वाह, जैसे आप लोग आगे जाके 4600 ग्रेड पे में लगते हैं, तो अगर आप दिल्ली में लगेंगे तो आपकी तनख्वाह 80,000 रुपये आएगी। आपको पता होगा जी 80,000 रुपये में मुझे जो 10,000 रुपये जो है अपने रेंट देना है। एक शेयरिंग पे मान लेते हैं, आप शेयरिंग पे मान लेते हैं आपने कोई फ्लैट ले रखा है, इतना ग्रोसरीज का है, इतना मेट्रो कार्ड का, ऐसे करके आप जो है खर्चे अपने प्लान करेंगे। और एक इसके बाद आपका प्लान होता है मे बी क्वार्टरली प्लान, मे बी एनुअल प्लान, कि भाई 1 साल के अंदर मुझे कुछ नहीं तो इतने पैसे तो जोड़ने हैं कि भाई बुलेट आ जाए मेरी, या फिर 4 साल के अंदर मुझे इतने पैसे जोड़ने हैं कि भाई मैं घर वालों को एक मकान दिला सकूं, चाहे वो लोन पे ही सही। तो प्लान जो है वो पीरियोडिक होते हैं, यानी बार बार बनते हैं और एक सर्टेन टाइम के लिए होते हैं। जैसे कि भारत जब प्लान बनाती थी, अब तो ये बंद हो चुके हैं, तो ये 5 ईयर के लिए बनाए जाते थे, यानी पंचवर्षीय योजनाएं जो है ये हुआ करती थी। ठीक है जी, आई होप आप पॉइंट को समझ पा रहे। पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं हुआ करती थी। जैसे आजकल कई लोगों ने एसएससी की तैयारी को भी एक 5 ईयर प्लान बना लिया है। उन्हें लगता है भी इस पेपर के अंदर सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 5 साल तो लगेंगे ही, नहीं 5 साल तो लग ही जाएंगे, बट ऐसा है नहीं। ढंग से करी हुई तैयारी 1 साल बहुत ज्यादा है। अगर आप ओके हैं स्कूल की पढ़ाई में, ये रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली होती है कि अगर आप मैथ्स को थोड़ा थोड़ा जानते हैं या फिर आप
इंग्लिश आपकी ओके ओके है, जीके नहीं भी आती तो चलती है, रीजनिंग नहीं भी आती तो चलती है, बट थोड़ा थोड़ा मैथ्स इंग्लिश अगर आपको आती है तो 6 महीने से 1 साल के अंदर आप बढ़िया तैयारी जो है अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए 5 ईयर प्लान जो हमारा है ये शुरू होता है आज़ादी के कुछ समय के बाद। 1951 में हम इस प्लान को बनाते हैं, पहला 5 ईयर प्लान। बट क्या ये पहला प्लान था? No. इससे पहले भी हम कई तरीके के जो है प्लान बना चुके थे, जैसे कि क्या क्या मैं फिर बता रहा हूँ, ये एसएससी की क्लास है, यूपीएससी के कंटेंट की उम्मीद करना पाप है, रटवाया जाएगा बातों को, क्योंकि पेपर वही सब पूछता है। जैसे कि आपसे पूछेगा सर्वोदय प्लान जो है वो कब आया, तो आपको रट्टे मारने हैं। सर्वोदय प्लान आया 1950 में, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो है ये दिया गया था। ये कौन है, क्या था इस प्लान में, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है, आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ याद कराऊंगा। सर्वोदय प्लान आया था 1950 में। बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान जो आए थे 1944 में आए थे, ध्यान रखेंगे। यानी आजादी से पहले ही हमारी प्लानिंग जो है चीजों की शुरू हो गई थी, बट फॉर्मली हमने 5 ईयर प्लान वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 1951 में उठाया था। ठीक है जी। नेशनल प्लानिंग कमीशन जो है वो कब बनी थी? 1938 में। अब दोस्तों आपको अपने घर पे क्या करना है, बैठ के आपको ये सब डेटा छापना है। कैसे छापना है? हेडिंग डालेंगे 5 ईयर प्लान, नीचे लिखेंगे नेशनल प्लानिंग कमीशन सेटअप बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, कब? डैश लगा के 1938। बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, डैश लगा के 1944। पीपल्स प्लान, ये पीपल्स प्लान जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो उससे एसोसिएटेड था कि कैसे बाउंस बैक करा जाएगा, चीजों को ठीक करा जाएगा। ठीक है, और ये 1945 में आया था। हम सब जानते हैं 45 तक जो है चीजें खत्म हो गई थी, तभी उसके बाद हमें आजादी जो है मिली थी। ये आपको इस पेज से जो अंडरलाइन करी हुई बातें हैं ये अपने नोट्स में छापनी है। आगे चलते हैं जी। ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं, इतनी अच्छी बातें हैं कि इसे पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, बोरिंग बोरिंग बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। ये पेपर का आपके सवाल है जी, कॉपी पेस्टेड लाइन आती है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड इन, क्या डैश बना आता है, आपको 1991 पे टिक करके आगे बढ़ना होता है। ठीक है, ये जो जिस्ट है इसकी बात हम बाकी आगे चल के करेंगे, इसे भी इग्नोर कर देते हैं। आ जाते हैं यहां पर। देखिए पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक चला। दूसरा 5 ईयर प्लान 56 से 61 तक चला। और अच्छा स्लाइड नहीं दिख रही क्या, कुछ ऐसा इशू है क्या? रुको, अब ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान 56 से 61 तक चला और तीसरा 5 ईयर प्लान 61 से 66 तक चला। यानी 5 ईयर प्लान 1951 में शुरू हुआ और लगातार 3 प्लान आ गए एकदम बिंदास, 51 से 56, 56 से 61 और 61 से 66। यानी पहला, दूसरा, तीसरा 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन याद करना बहुत ज्यादा आसान है। 51 से शुरू हुआ और अगले 15 साल में 3 प्लान आ गए। पहला आया 51 में, दूसरा आया 56 में, तीसरा आया 61 में। अच्छा मुझे पता है मैं क्या पढ़ा रहा हूं और कैसे पढ़ा रहा हूं, तो बीच में मुझे कोई ये कमेंट करके ना बताए कि सर पहले प्लान को एक्सप्लेन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। कैसे पढ़ाया जाएगा वो मैं जानू, आपका काम मुझ पे विश्वास करके मेरी बातों को सुनना है। पीडीएफ से कैसे लिखेंगे इसके बारे में बता दिया जाएगा। अभी के लिए आपको क्या कहा गया है, सिर्फ क्लास में फोकस करके सुन लीजिए बस। कोई डाउट बीच में मत पूछिए, अपना नुकसान मत करिए। आपको अभी तक बताया गया है 3 5 ईयर प्लान्स आए हैं 1951, 1956, 1961 में, और ये तीनों सीक्वेंस के अंदर चले हैं। आई होप आप बात को समझ पाए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 66 से 69 तक आए थे 3 एनुअल प्लान्स। 66 से 69 तक आए थे 3 एनुअल प्लान्स, यानी पहली बार 5 ईयर प्लान नहीं आया 66 के बाद। इसी वजह से हमने कहा, मजाक उड़ाया इसका कि भाई ये तो प्लान का हॉलीडे है। यानी 3 5 ईयर प्लान आए और उसके बाद आ गया जी प्लान हॉलीडे। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 प्लान, 3 साल का हॉलीडे। 51, 56, 61, 66 पे खत्म हुआ, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 साल का रहा प्लान हॉलीडे। यानी 3 एनुअल प्लान रहे, यानी एक एक साल के प्लान हम लोगों ने जो है बनाए थे। 69 से 74 तक आ गया हमारे पास फोर्थ प्लान। 1969 से 1974 तक आ गया हमारे पास क्या? फोर्थ प्लान। अभी तक जो आपको बताया गया है वो है 1951 का प्लान, 1956 का प्लान, 1961 का प्लान। उसके बाद 1966 से 1969 वाला जो समय है ये है प्लान हॉलीडे, क्योंकि इसके अंदर आए थे 3 एनुअल प्लान्स। ठीक है, उसके बाद जो है यहां पर 1969 से 1974 तक आ गया हमारे पास फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ क्योंकि चौथे नंबर का है, 5 ईयर प्लान क्योंकि पंचवर्षीय योजना है। तो मिक्सअप नहीं करना है चीजों के। सर 4 5 ईयर प्लान, इसका क्या मतलब है? चौथा नंबर का पंचवर्षीय योजना। 74 से 79 तक आ गया हमारे पास फिफ्थ 5 ईयर प्लान। और 79 के बाद चीजें बदल गई। कैसे बदल गई आपको शायद पता होगा, थोड़ा थोड़ा याद होगा कि 78 में जो है
इमरजेंसी 77 78 का जो समय है काफी टर्बुलेंस वाला समय था, सरकार बदल जाती है और जनता पार्टी जो है पावर में आ जाती है। जनता पार्टी क्या करती है जी, कह देती है 5 ईयर प्लान जितना था पूरा हो गया, खत्म करो, हम नए सिरे से एक प्लान बनाएंगे जो क्या है जी, जिसे हम रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। बट कमाल की बात क्या है, ये प्लान चलना था यहां से लेकर 1983 तक, बट क्योंकि 1980 में फिर से कांग्रेस की वापसी हो गई तो इस प्लान को 2 साल के बाद ही रोक दिया गया और 5वें प्लान के बाद छठा प्लान आया 1980 से 1985। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी, फिर बस आप कमेंट करते रह जाएंगे। तो सजेशन है एक बार में फोकस करके ढंग से सुन लेना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही डेटा है जो अभी मैं याद करा रहा हूं, अदरवाइज बाकी सब आप खुद भी छाप सकते हैं। देखिए अभी तक मैंने बताया है 1951 में एक प्लान आया, 1956 तक, 1956 में एक प्लान आया, 1961 तक, 1961 में एक प्लान आया, 1966 तक। ये पहला दूसरा तीसरा 3 प्लान आ गए। उसके बाद 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69 तक रहे 3 एनुअल प्लान, जिसे हम बोलते हैं प्लान हॉलीडे। यानी प्लान हॉलीडे जो है वो तीसरे और चौथे 5 ईयर प्लान के बीच में आया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 69 से यानी 1969 से 1974 तक जो है ये अपना चौथा 5 ईयर प्लान चला। अब ध्यान से बात को सुनना, 1974 से 1979 तक एक प्लान चलना था जो 5वां प्लान था, बट ये पहले ही खत्म हो गया 1978 में, क्योंकि 1978 से एक नया प्लान आया जिसे 6th 5 ईयर प्लान बोला गया। ये चलना था 1983 तक, बट इस प्लान को छठा प्लान नहीं रोलिंग प्लान कहा गया, क्योंकि ये 1980 में ही खत्म हो गया और 1980 में 1985 तक के लिए आया एक नया प्लान जिसे 6th 5 ईयर प्लान बोला गया। ध्यान रखेंगे, रोलिंग प्लान कब आया? रोलिंग प्लान तब आया जब इमरजेंसी खत्म हुई और जनता दल की सरकार या जनता पार्टी की जो है सरकार आ गई थी। क्या आप यहां तक की बातों को समझ पाए? ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर पूछता है रोलिंग प्लान किस प्लान के बाद आया, किससे पहले आया, 3 प्लान हॉलीडे से पहले वाला 5 ईयर प्लान कौन से नंबर का था, बता दो। एनुअल हॉलीडे जो प्लान हॉलीडे है उसके बाद कौन से नंबर का प्लान आया था। तो दिस सीक्वेंस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसे आपको याद करके जाना है पेपर में, ठीक है। छठे प्लान की अगर मैं बात करता हूं तो ये 1985 में खत्म हुआ और इसके बाद आया 7वां प्लान 85 से 90। 8वां प्लान 1992 से 1997, बीच में 2 साल कोई प्लान नहीं आया था। दिस प्लान वाज पोस्टपोन्ड फॉर बाय 2 इयर्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एट द सेंटर। उस समय पॉलिटिकल टर्मोइल था, कोई स्टेबल गवर्नमेंट जैसा नहीं था, उस चक्कर में 1990 से 1992 तक जो है कोई प्लान नहीं आया था। सेकेंडली आपको याद भी होगा 1990 की शुरुआत जो है उस समय इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था और उसी चीज के लिए हम जो है सरदार मनमोहन सिंह जी को, माननीय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जी को बहुत ज्यादा सम्मान भी देते हैं कि उन्होंने हमें उस सिचुएशन से बाहर निकाला था। सुना भी होगा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स जो है पेश करे गए थे। तो ये वो वाला समय है, तो उस समय प्लान ऐसे 2 साल इन्होंने नहीं बनाया। 92 से 97 तक बना 8th 5 ईयर प्लान। टिन्नी जी ये प्लान ओरिजिनली आया था 1979 तक, बट 1978 तक चला था क्योंकि 8 में गवर्नमेंट चेंज, तो प्लान वहीं पर एंड कर दिया गया था। 9th प्लान आया 1987 से 2002, 10th प्लान आया 2002 से 2007 और 11th प्लान आया 2007 से 2012। आई होप आप यहां तक की बात मेरी समझ पाए हैं। 12th प्लान आया 2012 से 2017। अब जरा मैं अपने तरीके आपको कुछ बता देता हूं, कृपया कमेंट अभी मत करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। आपको करना है स्क्रीन पर 100% फोकस, ठीक है जी दोस्तों। 1951 में एक प्लान आया, 1956 तक चला। ये था हमारा पहला 5 ईयर प्लान। 1956 से 1961 और 1961 से 1966 तक हमारे बाकी दोनों प्लान्स चले। जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी, मजा आ रहा था जीवन में, अच्छे दिन आ गए थे। उसके बाद 3 बने एनुअल प्लान्स, 1966 से 67, 1967 से 68, 1968 से 69। ये है जी हमारे 3 एनुअल प्लान्स जिसे हम प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1969 से 1974 तक एक प्लान आया, चौथा प्लान, यानी पहले चारों प्लान जो है 5-5 साल के हैं और उसके बाद जो 5वां प्लान है वो 4 साल का है। देखो भाई कितनी नाइंसाफी है। 1974 से 1978 तक प्रैक्टिकली समझोगे तो अच्छा रहेगा भाई। हाँ उस समय इमरजेंसी के बाद गवर्नमेंट चेंज हुई थी, याद करो ना 1978 में जब जनता पार्टी आई थी तभी तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 लाया गया था, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाना बहुत मुश्किल कर दिया गया था। तो ये वो वाला समय है 1978 का। तो 5वां प्लान 4 साल का ही है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद 2 साल के लिए आया रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक। जब जनता पार्टी आई थी तो रूलिंग प्लान आया था, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद 1980 से, देखो समझ पा रहे हो क्या खेल हो रहा है। मैं अब क्या कर रहा हूं, ये जो पूरा डेटा है इसकी समरी आपके लिए तैयार कर रहा हूं। मैंने आपको पहले पढ़ा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर 3 एनुअल प्लान, 4th, 5th, इसकी समरी मैं आपके लिए जो है वहां पर तैयार कर रहा हूं, ठीक है जी।
चलते हैं आगे, कहाँ थे? 1980 से 85, 1985 से 90, फिर 2 साल कुछ नहीं आया और 1992 से 1997 तक कहानी आई। ये है हमारा छठा प्लान, ये है हमारा सातवां प्लान, ये है आठवां प्लान, फिर 9वां आएगा, 10वां आएगा, 11वां आएगा और 12वां आएगा। दोस्तों आखिरी प्लान 2017 तक चला है, हम सब जानते हैं 2012 से 2017। याद करना बहुत ज्यादा सिंपल है, 12वां प्लान है, 12वें साल में आया। 12th प्लान है, 12th ईयर में आया, यानी 2012 में, या 5 साल के लिए चला है तो 2017 तक चला है। और उसके बाद तो कुछ भी नहीं करना, उल्टी गिनती चलानी है। अगर ये 2012 में आया है तो ये 2007 में आया, ये 2002 में आया, ये 97 में आया, ये 92 में आया। यानी हम क्या कर सकते हैं कि आखिरी वालों को उल्टा याद कर सकते हैं कि 12वां प्लान 2012 में आया, तो 11वां आया होगा 2007 में, ये आया होगा 2002 में, ये आया होगा 1997 में, ये आया होगा 1992 में, तो बस 2012। ये वो काम है, विश्वास मानिए, अगर आपके 10 दोस्त हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, 10 में से 7-8 लोगों को ये याद नहीं है, और कहने को वो जो है चैंपियन है अपने आप में। पीडीएफ उन्होंने दुनिया भर की डाउनलोड कर रखी है। आप उनसे अचानक पूछ के देखेंगे 7th 5 ईयर प्लान कब आया, उन्हें बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा उनके दिमाग पे, बिकॉज उन्होंने मोटी मोटी 2-3 बातें बस रट्टा मार रखी है। क्या आपको पूरे पेज पे जो लिखी हुई बातें वो समझ आई? अभी मैंने आपको इनका सीक्वेंस याद कराया है, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले 1951 में शुरू होगा और पहले 15 साल चीजें सही से चलेंगी, यानी 1951 से 15 साल, 3 5 ईयर प्लान, पहुंच गए 1966। 1966 से 3 साल, 3 एनुअल प्लान, प्लान हॉलिडे जिसे हम कहते हैं। उसके बाद 1969 आ गया जी। 1969 से 1974 आएंगे, 1974 से 1978, 1980, 85, 90, 92 तक कुछ नहीं, फिर 97, 2002, 2007, 2012, 2017। देख लेते हैं जरा। यहां पर आया है पहला प्लान, दूसरा प्लान और तीसरा प्लान। यहां पर आया है अपना 3 प्लान, ये वाले। चौथा प्लान, 5वां प्लान, रोलिंग प्लान, छठा, 7वां कुछ नहीं है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, बात खत्म। यस हर्षित जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। दूसरी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने कहा जी वो प्लान बेकार था, तो नया प्लान आ जाए वो बेटर है। ऐसे ही चलता है पॉलिटिक्स में। क्या आपको सारे प्लान्स याद हो गए हैं? अगर आप इतना समझ गए हैं तो आप इनमें से अधिकतर सवाल बनाने योग्य हो गए हैं। 5 ईयर प्लान से 50% क्वेश्चन आप बना पाएंगे। जो बचा हुआ डेटा है वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। देखिए, पढ़ना तो आपको पूरा ही पड़ेगा, बट मैं वो काम करा रहा हूं जहां से एसएससी ने भर भर के सवाल पूछे हैं। जैसे कि आप यहां पर देखोगे 10th 5 ईयर प्लान, तो इसमें ऐसे कुछ खास सवाल हो सकता है वो ना बनाए, फिर भी आप इसे चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो। यस टिन्नी जी, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन वाला पोर्शन ऑलरेडी हो चुका है इस कोर्स में, आप एक बार उसे चेक करिएगा। अब इससे क्या लिखना है? सबसे पहले तो मेरे कहने से ये टाइमलाइन बना लेना, ये वाली, ये बना लेना सच में मदद करेगी रिवीजन में। नहीं राजन जी, 2015 में प्लानिंग कमीशन हटी है, ना कि प्लान, फर्क है। ठीक है, यहां तक आप समझे? वो बना लेना। उसके बाद अब जो बता रहा हूं वो छाप लेना। फर्स्ट प्लान जो है दोस्तों, ये हेरोड डोमार मॉडल के ऊपर बेस्ड है। मैं नहीं बताऊंगा ये मॉडल क्या है, आपने पढ़ना है, खुद पढ़ लीजिए। पहला प्लान जो है वो अपना हेरोड डोमार मॉडल पे बेस्ड है। दूसरा प्लान जो है वो है महालानोबिस जी के प्लान के ऊपर बेस्ड। देखियो, याद रखना, एच पहले आता है या एम पहले आता है? सर एच पहले आता है, 8वें नंबर पे एम आता है, 13वें नंबर पे। हमने रीजनिंग में याद करा है, मैंने भी याद करा है, मैं भी रीजनिंग पहले पढ़ाता था। तो जो पहले है वो पहले है, बात खत्म। यानी एच पहले आ रहा है ना, तो फर्स्ट में एच है, दूसरे वाले में पीसी महालानोबिस जी या फिर महालानोबिस प्लान है। दोनों ही अक्षर पी और एम, एच और डी से पीछे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, ये एक छोटी सी सो कॉल्ड ट्रिक बन गई आपके लिए। दूसरी बात, ए फॉर एप्पल, ए आता है पहले नंबर पे, एग्रीकल्चर भी आता है पहले नंबर पे, यानी पहले प्लान का टारगेट जो है वो एग्रीकल्चर था, ध्यान रखेंगे। पहला प्लान एग्रीकल्चर पे फोकस करता है, दूसरा प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करता है, और तीसरा प्लान जो है ये हमारा, यहां पर आप एक बार पढ़िए, कीवर्ड कहां गया, वो मरा, कहीं तो ऐड करा था इसमें मैंने, हाँ ये है ना एग्रीकल्चर, ये देखो। तीसरे में फिर से एग्रीकल्चर आ जाता है, यानी पहले एग्रीकल्चर आएगा, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर एग्रीकल्चर। यानी हमने क्या करा, पहले एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी, मजा नहीं आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रायोरिटी दी, मजा नहीं आया, तो हमने फिर से एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी। अब पेपर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूसरे प्लान में किस चीज को प्रायोरिटी दी। तो हमें पता है ए पहले नंबर पे आता है, तो पहले पे एग्रीकल्चर है, तो तीसरे पे भी एग्रीकल्चर है, तो दूसरे पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है। आई होप ये छूट, देखिए
एग्जैक्ट काम तो बच्चे को खुद ही करना पड़ता है, टीचर बस मदद कर सकता है, और मेरी तरफ से यही मदद बस आपको मिल रही है कि भाई छोटे छोटे जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले प्लान कौन से मॉडल पे बेस्ड है इसका छोटा सा जुगाड़ बताया, पहले में एग्रीकल्चर है इसका बताया, दूसरे में इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसका बताया, और तीसरे में फिर से एग्रीकल्चर है, ये मैंने आपको बता दिया। ये अब थोड़ा सा पेपर में लॉजिक लगाना है कि भाई थर्ड 5 ईयर प्लान क्योंकि 61 से 66 वाला है, तो 62 का जो एग्रेशन है चाइना से जो हमारा वॉर हुआ, या इंडो पाक वॉर ऑफ 65 हुआ, ये सब इसी प्लान के अंदर हुए थे। ये पेपर में थोड़ा सा आपको लॉजिक जो है लगाना होगा। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हाँ, पेपर आपसे ऐसे बातें कर सकता है कि बताओ जी कौन सा वो प्लान है जिसकी शुरुआत में हमें लगा कि हम टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, यानी अब 2 प्लान हमारे बन चुके हैं और अब हम ग्रो करने के लिए तैयार है। वो कौन सा प्लान है जिसका एम था भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने का, यानी आत्मनिर्भर बनाने का, और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाने का, यानी अपने दम पे आगे बढ़ना, अपने पैसे से खुद का ही भला करके एक बढ़िया जो है चक्र बनाना। ये सब काम थर्ड प्लान के अंदर थे। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा, आपकी हैवी और बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन किसमें करा गया था, ये सब आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है जी। वैसे देखिए, ये जो हेरोल्ड डोमोर मॉडल है ये कोई अलग नहीं है, इसमें भी इसकी मदद ली गई थी। स्टिल जो है ये मॉडल बनाया गया था महालानोबिस जी के द्वारा, तो इसे महालानोबिस प्लान के नाम से हम लोग जानते हैं। थर्ड के बाद आया था हमारा 3 एनुअल प्लान, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ईयर्स है, मैंने आपको बता दिया। फोर्थ प्लान के अंदर जो है आप बस ये जो है ध्यान रख सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है इसके अंदर इंप्लीमेंट जो है करा गया था। और साथ में 1971 वाला जो समय है, इंडो पाक वॉर है ना, या बांग्लादेश का क्रिएशन है, वो फोर्थ प्लान के अंदर आया था। अब देखो दोस्तों, ये 2 अलग अलग पॉइंट्स को पेपर में बैठ के कनेक्ट करना होगा कि 69 से 74 कौन सा है, पहले ये निकालना होगा, और फिर देखना होगा कि 71 में इंडो पाक वॉर हुआ था या बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था। तो वो आपको जो है पेपर में बैठ के दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। उसके बाद आ गया फिफ्थ प्लान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट है कि गरीबी हटाओ जो है, ये कौन से प्लान का जो है टारगेट था, गरीबी हटाओ, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है जी। बाकी ये डीपी धर जी जो है इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, और बाकी ये चाहे तो एक बार आप इसे पूरा रीड करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी। रोलिंग प्लान के बारे में बता दिया है, जनता गवर्नमेंट के द्वारा आया था और इसे बीच में जो है बंद कर दिया था क्योंकि कांग्रेस सरकार वापसी आ गई थी। सिक्स्थ प्लान जो है, यहां से देखिए आगे का जो डेटा है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो मैं चाहूंगा कि आप उसे रीड करके एक बार खुद उसके नोट्स बना लीजिए। और ये सब बातें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं लंबी चौड़ी बातें हैं जहां से एसएससी ने कम सवाल पूछे हैं। मैंने आपको अपनी तरफ से जो निचोड़ है 5 ईयर प्लान का वो बता दिया है। बचा हुआ पोर्शन जो है आपको एक बार खुद एक बार रीड करके अपने पास छापना होगा, जो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। जितनी भी बातें मैंने ऐड करी है, जितना आपको अभी तक पढ़ाया है, मोर देन 99% ऑफ द क्वेश्चंस आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। और राजन, हर प्लान किसी एक मॉडल के ऊपर बेस्ड था ऐसा नहीं है, कुछ प्लान ही जो कि शुरुआत के 2 हैं जो कि स्पेसिफिक मॉडल पे बेस्ड थे, तो उन्हीं का आपको बताया जा रहा है। ठीक है। बाकी शुरुआत वाले प्लान का ये डेटा चाहो तो याद कर लेना, मैंने अभी तक यहाँ से सवाल नहीं पूछे हैं, मतलब एसएससी ने यहाँ तक सवाल नहीं पूछे हैं, तो चाहे तो लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। बाकी देखिए ऐसे डेटा की कोई लिमिट ही नहीं है, कितना याद करेंगे कितना छोड़ेंगे। मैंने अपनी तरफ से जो जस्टिफिकेशन था कंटेंट के साथ वो करने की कोशिश करी है, और इसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इतना कर लो, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले ये कर लो फिर जो चाहे कर लो। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ आई? देखिए पता है प्रॉब्लम क्या बच्चों के साथ, बच्चे ये सब डेटा याद करने बैठ जाते हैं, और जबकि एसएससी को ये सब डेटा पसंद है। तो आपको ये देखना होगा ना कि एसएससी क्या पूछता है, तो पहले उस पर फोकस करिए जो एसएससी पूछता है, उसके बाद अपने ज्ञान को बढ़ाते चलिए। अच्छी बात है, आप और सीखना चाहते दैट इज वेरी गुड, बट सबसे पहले पेपर क्लियर करने पे आप फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी। आई होप आप यहां तक बात को जो है समझ पाए। सलोनी जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। ठीक है जी। सीपीयू में डेट और मंथ पूछ रहा है, एग्जैक्ट फर्स्ट और लास्ट की। फर्स्ट वाला तो अप्रैल में आया था ये, और मार्च तक चला होगा। अप्रैल से मार्च ही चलता है जनरली। एक बार एग्जैक्ट डेट प्रशांत आप इंटरनेट पे एक बार चेक कर लेना, वैसे तो अप्रैल टू मार्च ही जो है चलता है। ठीक है। चलो दोस्तों, यहाँ पर ये वाला पोर्शन मैंने पूरा करा दिया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, जो मैंने आपकी क्लास के लिए प्लान बनाया था उसमें हमने 3 चीजें जो है पूरी कर ली है। आने वाली क्लास में हम आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स पे जो है फोकस करेंगे। दोस्तों ये वाली क्लास में यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। रीजन ये है कि डाउट्स भी है मेरे पास, करीब 23 डाउट्स क्वेश्चन टैब में है, एंड इसके अलावा रात को अब 10 बजे क्लास है, तो अगला टॉपिक जो है उसके अंदर आपको पढ़ाएंगे। आई होप आप सबको सीखने को मिल रहा है। क्लास यहाँ पर ओवर होती है। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए नेहा जी, कम से कम याद रहेगा इसी बहाने टॉपिक।
अच्छा प्रशांत, जनरली अप्रैल टू मार्च चलता है, फिर भी एक बार आप वेरीफाई इंटरनेट से कर लेना, अच्छा रहेगा। कभी उस पॉइंट पे मैंने इतना फोकस नहीं करा, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। जिसे भी मंथ या एग्जैक्ट डेट्स पे खेलना है, एक बार आप इंटरनेट का इस्तेमाल चाहे कर सकते हैं। ये क्लास यहाँ पे ओवर होती है। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। अगली क्लास दोस्तों मेरी 8 बजे है स्पेशल क्लास, और रात को 10 बजे है प्लस की क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस।